हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सीआरपीसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू प्रोक्योर द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड एट द ट्रायल। देखिए, हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक की जो सीरीज़ है कंप्लीट कर ली है सीआरपीसी की। नेक्स्ट जो सेक्शन यहाँ पर सेक्शन 41 आना था जो कि अरेस्ट विदाउट वारंट के बारे में बात करता है। पर उससे पहले जो ये प्रोविजंस हैं जो अरेस्ट से रिलेटेड हैं कि अरेस्ट विदाउट वारंट, फिर आगे समन से रिलेटेड सेक्शन 60 में प्रोविजंस आ जाते हैं, फिर उसके बाद अरेस्ट विद वारंट से रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं सेक्शन 70 से लेकर 81 तक। इन सभी प्रोविजंस को डिस्कस करने से पहले एक टॉपिक है जो इन सब टॉपिक्स का बेस है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है हाउ टू प्रोक्योर द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज एट द ट्रायल। प्रोक्योर मतलब कि ऑब्टेन, कैसे जो एक्यूज्ड है, जो जिस पर आरोप लगे हैं जिस पर्सन पर, उस पर्सन की प्रेजेंस ऑब्टेन की जाए कोर्ट में। ट्रायल के दौरान कैसे उस एक्यूज को बुलाया जाएगा कोर्ट में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, जो ये कोड है, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, The code contemplates mainly of two methods of procuring the attendance of the accused। ये जो कोड है दो मेथड बताता है कि कैसे एक्यूज की अटेंडेंस जो है ऑब्टेन की जा सकती है कोर्ट में ट्रायल के दौरान। पहला बाय इशूइंग ए समन टू हिम, पहला उसको समन इशू करके, दूसरा बाय हिज अरेस्ट, उसको अरेस्ट करके। एंड वो जो अरेस्ट हो सकता है वो अरेस्ट वारंट इशू करके भी हो सकता है और विदाउट वारंट भी हो सकता है। जो अरेस्ट है वो वारंट इशू करके भी और बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो मेनली दो तरीके हैं यहाँ पर अटेंडेंस ऑब्टेन करने के। पहला है समन इशू करके, दूसरा अरेस्ट करके। अरेस्ट जो है वारंट इशू करके भी किया जा सकता है, बिना वारंट के भी किया जा सकता है। अभी हम डिस्कस करते हैं समन एंड वारंट के बारे में कि समन क्या होता है एंड वारंट क्या होता है। देखिए, समन इन केस ऑफ अक्यूज पर्सन इज ए डॉक्यूमेंट। समन अगर अक्यूज पर्सन के बारे में बात की जा रही है तो वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट इशू करती है। एंड उस रिटन डॉक्यूमेंट में अक्यूज पर्सन को ऑर्डर किया होता है कि आपको कोर्ट में आना है, स्पेसिफाइड डेट पर आना है, क्यों आना है, जो अक्यूज पर चार्ज लगा है उसका आंसर देने के लिए वहाँ पर कोर्ट में अपीयर होना होता है, आना होता है। तो समन समझ आया हमको, एक डेट लिख दी जाएगी, उस पर उस एक्यूज पर्सन का नाम लिख दिया जाएगा, ये डेट बता दी जाएगी कि इस डेट पर अपीयर होना है कोर्ट में। ठीक है, फिर वो पर्सन अपीयर हो जाएगा कोर्ट में। इस तरीके से उसकी अटेंडेंस प्रोक्योर कर ली जाएगी। पहला तो समन हो गया। दूसरा है वारंट ऑफ अरेस्ट। वारंट ऑफ अरेस्ट क्या होता है? एक वारंट ऑफ अरेस्ट एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा इशूड होता है एंड उस पर साइन होते हैं मजिस्ट्रेट के। एंड वो किस पर्सन को दिया जाता है? एड्रेस टू ए पुलिस ऑफिसर और सम अदर पर्सन स्पेसिफिकली नेम्ड। किसी पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है, नॉर्मली पुलिस ऑफिसर को ही दिया जाता है, फिर किसी और पर्सन को भी वो वारंट ऑफ अरेस्ट दिया जा सकता है। कमांडिंग हिम टू अरेस्ट दी एक्यूज पर्सन नेम्ड इन इट। जिस भी पर्सन के पास वो होता है उसको एक तरीके से कमांड दी जाती है कि एक्यूज को अरेस्ट करके लाना है। जो भी एक्यूज है उसका नाम लिख रखा होता है उस ऑर्डर में। पुलिस ऑफिसर को मान लीजिए वारंट ऑफ अरेस्ट मिल गया, अरेस्ट वारंट मिल गया, तो वहाँ पर उसको वो जो ऑर्डर है वो कमांड कर रहा होता है कि जिस पर्सन का भी उस ऑर्डर में नाम लिख रखा है उसको अरेस्ट करके लाना है। ठीक है, अब अक्यूज को अरेस्ट करके ले आएंगे, फिर आगे कोर्ट में पेश कर देंगे। तो इस तरीके से भी उसकी अटेंडेंस प्रोक्योर हो गई। तो दो तरीके हमने देखे, एक समन और एक वारंट ऑफ अरेस्ट। अब किस केस में क्या चीज़ इशू की जाएगी, किस केस में समन इशू किए जाएंगे, किस केस में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किए जाएंगे, कौन सा मेथड यहाँ पर ऑप्ट किया जाएगा, ये जो है जुडिशियल ऑफिसर डिसाइड करता है। हालांकि क्या है, जो जुडिशियल डिस्क्रिशन है इस मैटर में, वो कुछ प्रोविजंस हैं इस कोड में, उससे गाइडेड होती है। मतलब वो जो जुडिशियल ऑफिसर है उसको इस कोड में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं कि किस केस में समन इशू होगा, किस केस में वारंट इशू होगा, उसके अकॉर्डिंग ही ये फैसला करना होता है कि कहाँ पर समन इशू होने वाला है और कहाँ पर वारंट इशू होने वाला है। तो ये जानने के लिए कि किस केस में समन इशू होगा, किस केस में वारंट इशू होगा, हमको समन केस एंड वारंट केस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना होगा। तो फर्स्ट वारंट केस। वारंट केस क्या होता है? वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life और ए imprisonment for a term exceeding 2 years। देखिए, किसी केस को वारंट केस तब बोलते हैं जब वो ऐसे ऑफेंस से रिलेट करता है जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, आजीवन कारावास है, या फिर इम्प्रिजनमेंट है जो कि 2 साल से ऊपर की है, जेल की सज़ा है वो 2 साल के ऊपर की है। तो ऐसे जितने भी केसेस होंगे वो वारंट केस में आएंगे।
एंड समन केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग ए वारंट केस। एंड समन केस क्या होगा, जो कि वारंट केस नहीं है, मतलब कि समन केस उन ऑफेंसेस से रिलेट करता है जिनकी पनिशमेंट 2 साल से कम की है। तो यहाँ पर जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस। जो वारंट केस है वो रिलेट करता है सीरियस ऑफेंस से, वहीं जो समन केस है वो कंपैरेटिवली लेस सीरियस क्राइम से या फिर लेस सीरियस ऑफेंस से रिलेट करता है। एंड इसी क्लासिफिकेशन के बेस पर ये डिसीजन लिया जाता है, ये इनिशियल डिसीजन लिया जाता है एज टू वेदर द एक्यूज इज़ टू बी समन्ड, कि एक्यूज को समन किया जाएगा या फिर एक्यूज को अरेस्ट किया जाएगा ट्रायल के लिए। तो यहाँ पर समन केस जो है वो लेस सीरियस हो गया, तो लेस सीरियस है वो, तो यहाँ पर एक्यूज के अब्सकॉन्ड करने के या फिर समन को डिसोबे करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस हो जाती है। मतलब एक पर्सन है, उस पर ज़्यादा सीरियस ऑफेंस के आरोप नहीं लगे हैं, तो यहाँ पर चांसेस कम है कि वो वहाँ से भागेगा, उन समन्स को वो डिसोबे करेगा, उल्लंघन करेगा उनका। वहीं पर जो वारंट केस होता है, तो वारंट केस में जो ऑफेंस है, मतलब कि जिस ऑफेंस की पनिशमेंट ज़्यादा होती है, उस ऑफेंस का एक्यूज पे वारंट केस में चार्ज लगता है। तो ज़्यादा पनिशमेंट का ऑफेंस है, यहाँ पर ज़्यादा ऑफेंस के पनिशमेंट का चार्ज लगा है, तो यहाँ पर रिस्क आ जाता है कि अगर उसको समन भेजा जाएगा तो उसको वो ओबे नहीं करेगा, वहाँ से वो भाग जाएगा, वो वहाँ से छुपेगा, किसी ना किसी तरीके से बचेगा उस समन से। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने ऑफेंस कर रखा है, जिसकी पनिशमेंट सवेयर है, ज़्यादा पनिशमेंट वाला है, उसको समन भेज दिया गया एंड कोर्ट में ये लिख दिया गया कि इस तारीख को आना है, 10 तारीख को आना है आपने, तो ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो वहाँ से भाग जाए। 10 तारीख को उसको प्रेजेंट होना है कोर्ट में। अब जिस ऑफेंस का उस पर चार्ज लगा उसकी पनिशमेंट ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो वहाँ से भाग जाएगा, छुपेगा वो एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, जनरल डायरेक्शन यहाँ पर क्या रहती है कि जो समन केस होते हैं उसमें समन्स ही इशू होते हैं एट दी फर्स्ट इंस्टेंस, एंड जो वारंट केस होते हैं उसमें वारंट ऑफ अरेस्ट ही नॉर्मली इशू होता है, ताकि वो जो कोर्ट में जो ट्रायल चलना है उससे पहले ही वो एक तरीके से कस्टडी में आ जाए, वो भाग ही ना पाए। तो इस तरीके से उसकी जो अटेंडेंस है वो प्रोक्योर की जाती है, ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थे, पर कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पर। जो जुडिशियल ऑफिसर है वो जनरल रूल से डिपार्ट कर सकता है, मतलब जो जनरल रूल बताया कि समन केस में समन इशू होंगे, वारंट केस में वारंट इशू होंगे, ये जो जनरल रूल है, इससे अलग भी जो रूल है वो जुडिशियल ऑफिसर यहाँ पर फॉलो कर सकता है, जो कि सेक्शन 204 एंड सेक्शन 87 में जिस बात के प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 204 जो कि इशू ऑफ प्रोसेस के बारे में बात करता है, इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट की ओपिनियन है, उसने मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले ली ऑफेंस की, ऑफेंस के बारे में सारा अब दिमाग लगा लिया अपना कि क्या कुछ है, एंड मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पर सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीडिंग के, तो वहाँ पर वो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, अगर वो जो केस है वो समन केस है तो वहाँ पर वो इशू कर देगा समन एक्यूज की अटेंडेंस के लिए। बी, अगर कोई वारंट केस है तो वहाँ पर वो वारंट भी इशू कर सकता है, पर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वहाँ पर उस वारंट केस में सम्मन इशू करना है तो वो जो मजिस्ट्रेट है वो सम्मन भी इशू कर सकता है। ठीक है ना, जनरल रूल जो है उससे डिपार्ट हो गया। वारंट केस में वारंट भी इशू किया जा सकता है, साथ के साथ सम्मन भी इशू किया जा सकता है। वहीं जो सेक्शन 87 है जिसकी हेडिंग है इशू ऑफ वारंट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन्स, ये सेक्शन कहता है कि जो कोर्ट है वो किसी भी केस में जहाँ वो एम्पावर है इस कोर्ट के द्वारा समन्स इशू करने के, ताकि पर्सन अपीयर हो सके कोर्ट में। ठीक है, समन्स इशू करने के लिए जहाँ पर एम्पावर्ड है कोर्ट, यहाँ पर इस कोर्ट में, वहाँ पर रीजंस रिकॉर्ड करके वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर सकती है। समन के लिए जहाँ पर एम्पावर्ड है वहाँ पर वारंट भी इशू कर सकती है। कहाँ कहाँ जो है कोर्ट इशू कर सकती है, जहाँ पर कोर्ट को ये लगता है कि वो जो पर्सन है, कोर्ट को बिलीव होता है कि वो अब्सकॉन्ड करेगा, वहाँ से भागेगा या फिर ओबे नहीं करेगा समन का। बी, ये कह रहा है कि जहाँ पर समन इशू किया जाता है उस पर्सन को एंड वो आता ही नहीं है वहाँ पर, एंड ही फेल्स टू अपीयर, समन उसको ड्यूली सर्व हो चुका है, जिस मैनर में पहुँचना चाहिए था समन उसको उस तरीके से पहुँच चुका है समन, एंड वो फेल हो जाता है अपीयर होने से। एंड वो जो पर्सन है वो फेल क्यों हुआ है, वो रीजनेबल एक्सक्यूज़ भी ऑफर नहीं करता कि मैं इस रीज़न से यहाँ पर नहीं आ पाया, इस जो भी समन में डेट थी इस डेट को मैं कोर्ट में नहीं आ पाया, वो रीजनेबल एक्सक्यूज़ भी नहीं ऑफर करता वहाँ पर। तो ऐसा होता है तो उस पर्सन के अपीयरेंस के लिए जो कोर्ट है वो अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है। ठीक है ना, समन केस में जहाँ पर समन इशू करने की बारी थी वहाँ पर वारंट भी इशू कर सकती है। तो ये एक तरीके से डिपार्ट हो गया जनरल रूल से।
तो ये हमने समन केस एंड वारंट केस के बारे में समझ लिया कि क्या कुछ जनरल रूल है, एंड जनरल जो रूल है उससे डिपार्ट भी हो सकती है जो मजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है। अब लास्ट में हम मोड्स देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रोक्योर की जाती है प्रेजेंस, क्या क्या हमने समझा यहाँ पर, वो देख लेते हैं एक बार। तो पहला तरीका यहाँ पर समन इशू करके एक्यूज को, ठीक है, जनरली जो है समन समन केस में इशू होता है। हाउएवर जो जुडिशियल ऑफिसर जो है वो एक वारंट केस में भी समन इशू कर सकता है, जो कि सेक्शन 204 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में हमने पढ़ा। अगर कोई इंटेंशनली ओमिशन करता है, मतलब कि जानबूझ के अटेंड नहीं करता, जानबूझ के आता नहीं है कोर्ट में, एंड जो कि समन्स में लिखा गया है कि इस डेट को आना है, उस चीज़ को इंटेंशनली ओमिट करता है, डिसओबीडियंस करता है उस चीज़ का, तो वो जो पनिशेबल है सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी में, जो जिसकी पनिशमेंट जो है एक्सटेंड कर सकती है 6 मंथ्स तक। जो प्रोविजंस है समन से रिलेटेड वो सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69 ऑफ सीआरपीसी में, जिसमें फॉर्म ऑफ समन, समन हाउस आउट कैसे इशू होते हैं, फॉर्म क्या होता है उनका, गवर्नमेंट सर्वेंट को कैसे इशू होते हैं, सब कुछ प्रोविजन सेक्शन 61 से लेकर 69 में दिए गए हैं। नेक्स्ट मोड जो है यहाँ पर प्रोक्योर करने का एक्यूज की प्रेजेंस ट्रायल में, वो है अरेस्ट करके। अरेस्ट जो है विद वारंट भी किया जा सकता है एंड विदाउट वारंट भी किया जा सकता है। जो विद वारंट है, वारंट ऑफ अरेस्ट क्या होता है, एक रिटन ऑर्डर होता है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा साइंड या फिर इशूड होता है, जो कि नॉर्मली एक पुलिस ऑफिसर को इशू किया जाता है। उसमें पुलिस ऑफिसर को कमांड दी जाती है कि जो पर्सन जिसका नाम लिखा गया उसको अरेस्ट करके लाओ। जो वारंट ऑफ अरेस्ट होता है या फिर जो अरेस्ट वारंट जो होता है वो वारंट केस में ही जनरली इशू होता है। हाउएवर जो जुडिशियल ऑफिसर है वो इशू कर सकता है एक वारंट एक समन केस में भी, जिसके प्रोविजन सेक्शन 87 में जो हमने पढ़ा उसमें दिए हुए हैं। जो प्रोविजंस रिलेट करते हैं अरेस्ट विद वारंट से, वो जो है यहाँ पर सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 81 ऑफ सीआरपीसी में दिए गए हैं। वहाँ आप जाके देखेंगे किस तरीके से फॉर्म होता है वारंट का, ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। अब जो विदाउट वारंट जो अरेस्ट होता है, वो उसके प्रोविज़न जो है सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 44 ऑफ सीआरपीसी में दिए गए हैं। तो पहला तो समन्स के जरिए प्रेजेंस प्रोक्योर की जाती है किसी एक्यूज की, दूसरा अरेस्ट करके विद और विदाउट वारंट। अब 2 तरीके हो गए। अब कोई और भी मोड रह गया क्या यहाँ पर? जी हाँ, एक मोड और रहता है जो कि सेक्शन 88 में बताया गया है सीआरपीसी के, जो कि बात करता है बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस की। ये सेक्शन कहता है कि जहाँ पर एक पर्सन है एंड उस पर्सन की अपीयरेंस के लिए इशू करना है कोई समन या फिर वारंट, एंड वो जो पर्सन है वो प्रेजेंट है कोर्ट में, जिसकी अपीयरेंस के लिए समन या फिर वारंट इशू करना है, वो खुद ही प्रेजेंट है कोर्ट में। तो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उस कोर्ट का, वो उस पर्सन को कहेगा कि बॉन्ड एग्जीक्यूट करो। विद श्योरिटीज़ भी हो सकता है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट, या फिर विदाउट श्योरिटीज़ भी हो सकता है, ताकि उस पर्सन का, उस एक्यूज का अपीयरेंस जो है वो, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने का मतलब बॉन्ड एक तरीके का रिटर्न एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में उस पर्सन से ये लिखवा लिया जाएगा कि वो अपीयर होगा कोर्ट में, जो भी कोर्ट उसको डेट देगी उस डेट पे वो अपीयर होगा। एंड अगर वो फेल हो जाता है वो पर्सन कोर्ट में अपीयर होने से, तो उस पर्सन को कुछ ना कुछ मनी, कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे कोर्ट में। फेल हो जाता है अगर वो अपीयर होने से, तो कुछ सम ऑफ मनी उस पर्सन से ली जाएगी। तो इस तरीके से भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के भी उसकी जो अपीयरेंस है वो ऑब्टेन की जा सकती है ट्रायल में किसी कोर्ट में। सो ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, हाउ टू प्रोक्योर द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज एट ए ट्रायल। इस टॉपिक को समझने के बाद आगे जो प्रोविजंस चलेंगे उनकी इमेज जो माइंड में बनेगी वो काफ़ी क्लियर बनेगी। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। एंड सीआरपीसी की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर आप बाकी की भी जो वीडियोज़ हैं सीआरपीसी की वो देख सकते हैं। सो यही था आज के लिए। दैट वॉज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।